Amriteshwari Nama. Now we are moving to the second session of today's symposium, and the second session will be handled by Professor Sanjeev Banawat on the topic Growth of Media Education and Research in India, Challenges and Opportunities. The session will be in Hindi, and after the session, it will be translated by a student. And before moving into the session, let's have a look on his profile. Dr. Sanjeev Banawat, the former head and professor at the Center for Mass Communication, University of Rajasthan. Dr. Banawat is a renowned teacher and author in the field of journalism and mass communication and a pioneer who's known as the architect for the growth and development of media education in the state of Rajasthan. Professor Banawat has mentored and guided numerous professionals in the field of mass communication and has been associated with a number of academic institutions and universities in various prestigious positions. Professor Banawat has made an array of publications on journalism, public relations, and mass communication, and has won numerous awards for his meritorious research in journalism as well as for his literary and creative pursuits. He has participated in more than 200 national and international seminars, symposiums, workshops, and conferences in various capacities, and as a media expert, his programs have been telecast on various local and national channels. On behalf of Amrita School of Arts and Science, Kochi, we welcome you, sir. So you can start now. थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार मुझे इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आमंत्रित करने के लिए है और अपने कुछ विचार आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। आज के हमारे इस संपूर्ण आयोजन के सूत्रधार डॉक्टर दिनेश बाबू, अमृता यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और स्टूडेंट्स। अमृता यूनिवर्सिटी के इस फोरम पे ये मेरा दूसरा अवसर है जब मेरी आपसे मुलाकात हो रही है और मैं आभारी हूं डॉक्टर दिनेश बाबू का कि उन्होंने इस आयोजन में कम्युनिकेशन टुडे, जो मेरा मीडिया क्वार्टरली है, पिछले 25 वर्षों से नियमित प्रकाशित हो रहा है, उसको एक अवसर दिया आपके साथ जुड़ करके इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में कहीं एक वैचारिक सहभागिता मेरी ओर से भी स्थापित करने में। मेरा जो विषय है भारत में मीडिया शिक्षा की शुरुआत। जब मैं भारत से मीडिया शिक्षा की बात करता हूं, मैं थोड़ा सा आपको और पीछे ले जाऊंगा और शुरुआत करूंगा अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आप सभी ने नाम शायद सुना होगा पुलित्जर, जिनके नाम से अमेरिकन जर्नलिज्म का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है, पुलित्जर अवार्ड, पत्रकारिता की अनेक विधाओं में। पुलित्जर ने 1911 में अपने निधन के कुछ समय पूर्व कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से यह अनुरोध किया था कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की शुरुआत की जाए। उसके लिए उन्होंने $20 लाख देने की पेशकश की थी। दुर्भाग्य से उनके जीवन काल में वो पाठ्यक्रम शुरू नहीं हो सका, वो कोर्स शुरू नहीं हो सका। पुलित्जर, जिसे एक दौर में हम येलो जर्नलिज्म का पायनियर मानते थे, उन्होंने कालांतर में ये महसूस किया कि येलो जर्नलिज्म की प्रवृत्ति सामाजिक पत्रकारिता की दृष्टि से ठीक नहीं है। उन्होंने पत्रकारों की ट्रेनिंग की आवश्यकता को उस दौर में महसूस किया था, लगभग 125-150 वर्ष पहले। मुझे सौभाग्य मिला है न्यूयॉर्क स्थित उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पुलित्जर स्कूल ऑफ जर्नलिज्म को देखने का, वहां जाने का। लेकिन हमारे देश में जो पत्रकारिता की शुरुआत होती है वो 1780 में, आप सभी जानते होंगे, अदियार यूनिवर्सिटी मद्रास, जिसको आजकल हम चेन्नई कहते हैं। ये कुछ आश्चर्य की बात है कि 1780 में जर्नलिज्म की हमारे यहाँ शुरुआत होती है और जर्नलिज्म का फॉर्मल कोर्स है वो 1920, मतलब करीब करीब 140 ईयर्स के बाद जर्नलिज्म के कोर्स की शुरुआत होती है। और इसका श्रेय जाता है एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट, उन्होंने 1920 में अदियार यूनिवर्सिटी में, तो उनका इंग्लिश डिपार्टमेंट था,
उसके साथ जर्नलिज्म के पेपर्स की शुरुआत की। हिंदुस्तान में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना उन्होंने की और फ्रीडम मूवमेंट में उनका एक अपना बहुत बड़ा योगदान रहा। और एकेडमिक कंट्रीब्यूशन की दृष्टि से भी एनी बेसेंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वो अखबारों से जुड़ी रही। उन्होंने उस समय के 2 अखबार खरीद लिए और जर्नलिज्म कोर्सेज में जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया, उनके साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी उन्होंने वहां पर की। मद्रास स्टैंडर्ड अखबार खरीदा, जिसका नाम बाद में न्यू इंडिया कर दिया गया। तो एक प्रकार से जर्नलिज्म की शुरुआत हमारे यहाँ 1920 से होती है। तो हम ये कहें कि इस देश में पत्रकारिता की शुरुआत को 1 सदी हो गई है। 1 सेंचुरी, लगभग 1 शताब्दी से अधिक का समय हो गया है। और इस अवसर पर मैंने कम्युनिकेशन टुडे का एक विशेषांक प्रकाशित किया, जिसमें देश के सभी राज्यों में मीडिया शिक्षा की स्थिति को लेकर के, यूनिवर्सिटीज ने किस तरह से कोर्सेज शुरू किए, उनको लेकर के शोधालेख प्रकाशित किए हैं। सौभाग्य से डॉक्टर दिनेश बाबू का भी मुझे सहयोग समर्थन मिला और केरल की जो मीडिया एजुकेशन है, उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसमें दिनेश बाबू ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। उसके बाद 1934 में कलकत्ता में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव रखा कि यहाँ से जर्नलिज्म कोर्स शुरू किया जाए। उसके बाद अमेरिकन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ने कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन फॉर्मल तरीके से यदि मैं बात करूं कोर्सेज शुरू होने का, तो उसका क्रेडिट जाता है 1938 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को, अलीगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उस समय वहां एक जर्नलिस्ट थे, रहमान उली उल हाशमी। वो बेसिकली उर्दू जर्नलिस्ट थे। उर्दू लैंग्वेज पे उनका कमांड था और उर्दू अखबारों से, न्यूज़पेपर से वो एसोसिएटेड थे। उन्होंने अंग्रेजी के अखबारों में भी काम किया था। उनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म का कोर्स शुरू करें, और उन्होंने जर्नलिज्म का कोर्स वहां से शुरू किया। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसको हम प्रैक्टिकल जर्नलिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण मान सकते हैं। फिर बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो 1-1.5 साल 2 साल के बाद ये कोर्स भी बंद हो जाता है। अब हमारे देश के संदर्भ में हम बात करें, क्योंकि 1947 के पहले भारत और पाकिस्तान पार्टीशन नहीं हुआ था, हम एक देश के रूप में थे। प्रोफेसर पृथ्वीपाल सिंह, आप देखिए पीपी सिंह, जिनको हम पॉपुलर नाम उनका पीपी सिंह है, पूरा नाम उनका पृथ्वीपाल सिंह है। 1910 में उनका जन्म हुआ, 1910। एक 20-22 साल का नौजवान इस बात को महसूस करता है कि हमारे देश में जर्नलिज्म का कोर्स शुरू होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और इन्होंने पहले एडवोकेट थे, अपनी प्रैक्टिस शुरू की और बाद में जर्नलिज्म कोर्स को करने के लिए ये लंदन और अमेरिका जैसे देशों में गए, इंग्लैंड और अमेरिका में गए और वहां से इन्होंने जर्नलिज्म में अपनी डिग्री हासिल की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के इनविटेशन पर वे नेशनल हेरल्ड ज्वाइन करने के लिए आते हैं, लेकिन जब तक वे आए उसके पहले टीएन सिंह ने ज्वाइन कर लिया। ये लखनऊ आ गए और पायनियर ज्वाइन किया और वहां के वाइस चांसलर को रिक्वेस्ट की कि जर्नलिज्म का कोर्स शुरू किया जाए, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाया। तब वो लाहौर गए और 1941 में लाहौर में जर्नलिज्म का कोर्स शुरू करते हैं। तो हम फॉर्मल ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जर्नलिज्म की जो एक विधिवत शुरुआत होती है वो लाहौर से शुरू होती है। पंजाब यूनिवर्सिटी 47 में देश का पार्टीशन होता है, 2 टुकड़े हो जाते हैं। उस समय जैसे तैसे भी पीपी सिंह जो कुछ संभव था वहां से अपनी पुस्तकें और जो उनके पास लिटरेचर था वो लेकर के वो इंडिया में आते हैं और दिल्ली में उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उनको भी जगह मिल जाए। तब उन्हें वहां एक बिल्डिंग, कुछ 2 कमरे दिए गए जहां से उन्होंने अपना जो कोर्स है फिर वो शुरू किया। 1947 में ईस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ उसको एफिलिएट किया गया और बाद में वो चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गया और 1973 तक पीपी सिंह चंडीगढ़ रहे और वहीं से उनका रिटायरमेंट हुआ। तो इस तरह से चंडीगढ़ की जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसको ये क्रेडिट जाता है कि जर्नलिज्म कोर्सेज का एक जो फॉर्मल शुरुआत है वो वहां से है। उसके बाद देश में अनेक जगह कोर्सेज शुरू हो गए। फिर 1947 में मद्रास यूनिवर्सिटी ने कोर्स शुरू किया। 1950 में कोलकाता ने पीजी डिप्लोमा शुरू किया, पार्ट टाइम डिप्लोमा। फिर मैसूर यूनिवर्सिटी का मैं विशेष रूप से नाम उल्लेख करना चाहूंगा
कि मैसूर यूनिवर्सिटी के महाराजास कॉलेज में एक कोर्स शुरू हुआ था। बाद में डॉक्टर नागिदा कृष्णमूर्ति, ये पायनियर हैं मीडिया एजुकेशन के क्षेत्र में, उन्होंने इस कोर्स को वहाँ लॉन्च किया था और 1972 में पहला पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू करने का जो क्रेडिट है वो मैसूर यूनिवर्सिटी को है। उसके बाद देश के अलग-अलग राज्यों में यूनिवर्सिटीज ने कोर्स शुरू किया। राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान में 1975 में देश में पहली बार डिस्टेंस मोड पर, जो बाद में इग्नू ने, और जिसको हम जो डिस्टेंस यूनिवर्सिटी कहते हैं, ओपन उस फॉर्मेट में चल रही है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस माध्यम से पहली बार देश में यदि किसी यूनिवर्सिटी ने शुरू किया तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जहां मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 38 ईयर्स दिए सर्विस के। बाद में हमारे यहाँ कोटा में ओपन यूनिवर्सिटी बनती है, कोर्स वहां मर्ज हो जाता है, फिर मैंने रेगुलर कोर्स शुरू किया। अब मैं यदि एक जनरल रूप में कहूं तो हमारे देश में जो फॉर्मेट है मीडिया एजुकेशन का, उसको हम 3-4 तरह से देख सकते हैं। पहला है स्टेट यूनिवर्सिटीज। मैं उनमें नहीं जा रहा हूं कि हर स्टेट में किस तरह से कोर्सेज शुरू हुए। आपके केरल में लगभग ये 70s का दौर था जब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने शुरू किया। त्रिवेंद्रम यूनिवर्सिटी में एक दौर में एक जर्नलिस्ट थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, नहीं टीचर थे, प्रोफेसर वेलानिलम, जो बाद में वाइस चांसलर भी रहे। उनके साथ मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस रही। उन्होंने साइंस कम्युनिकेशन पे भी काम किया। कुछ समय तक माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म, वहां भी वो एसोसिएटेड रहे रिसर्च वर्क से। तो टोटल में पूरा कंट्री का जो सिनेरियो है, उसमें जो जर्नलिज्म कोर्सेज का स्ट्रक्चर देखता हूँ, उसमें एक तो आता है स्टेट यूनिवर्सिटीज। इनिशियली स्टेट यूनिवर्सिटीज ने ये कोर्सेज लॉन्च किए। इसके बाद देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट हर स्टेट में खुली गई, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने भी अपने यहाँ पे कोर्सेज शुरू किए। तीसरा होता है डिस्टेंस मोड पे, जो डिस्टेंस लर्निंग, आप देश के किसी भी हिस्से में बैठे हुए हैं, वहां बैठ करके आप अपना टीचिंग, अपना स्टडी जो है वो कर सकते हैं। उसमें जैसा मैंने आपसे कहा कि राजस्थान पायनियर रहा। हमारे यहाँ सबसे पहले ये कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हुआ, बाद में कोटा में यूनिवर्सिटी बनती है। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसने जर्नलिज्म में आप जानते हैं कई तरह के कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। अब तो मास्टर्स भी शुरू कर दिया, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में कर दिया, रेडियो राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग में कोर्स शुरू कर दिया, कई तरह के कोर्सेज लेकर के वो आए हैं। तो स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस मोड के ऊपर। चौथा है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देश में बहुत जो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जिस तरह से जो एक्ट अलग अलग स्टेट असेंबली ने पास किए, उसके तहत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एक तरह से बूम आया और देश के लगभग हर स्टेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ती चली गई। और इंसिडेंटली मैं यूजीसी से जुड़ा रहा, देश के कई अंचलों में जाने का मौका मिला मुझे वहाँ की विजिट के लिए। उसी सिलसिले में कोच्चि भी एक बार मैं आया था एक यूनिवर्सिटी के इंस्पेक्शन पे। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने भी जर्नलिज्म कोर्सेज को बहुत प्रमोट किया है और अनेक यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनका बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अमृता यूनिवर्सिटी मुझे आने का मौका नहीं मिला, लेकिन मणिपाल है, एमआईटी यूनिवर्सिटीज हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज हैं। इन लोगों ने बहुत बड़ी सर्विसेज जो एक तरह से एक क्वालिटी एजुकेशन मीडिया के उसमें देने के नई पहल की है। बेनेट यूनिवर्सिटी अभी शुरू हुई जैसे नोएडा में। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर चूंकि रिसोर्सेज इनके पास थे, तो उसमें उन्होंने एक अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया। फिर एक दौर शुरू होता है, जैसे जैसे ये कोर्सेज पॉपुलर होते गए, तो जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं, उन मीडिया हाउसेज ने भी जर्नलिज्म कोर्सेज शुरू किए। उन जर्नलिज्म जो मीडिया हाउसेज है उसमें जैसे इंडिया टुडे ग्रुप है, इन्होंने शुरू किया। बेनेट यूनिवर्सिटी टाइम्स ग्रुप है, इन्होंने लॉन्च की है। इसी तरह से हमारे यहाँ राजस्थान पत्रिका है, भास्कर है। आपके यहाँ जो केरल एकेडमी है, मीडिया एकेडमी, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने कोर्सेज शुरू किए हैं। और रिसर्च और पब्लिकेशन के जितनी मेरी जानकारी है, कुछ दौर में मेरा उनसे कम्युनिकेशन होता रहा है। उन्होंने अपने पब्लिकेशंस भी मुझे 80s 90s के दौर में भेजे थे। तो केरल का जो मीडिया एकेडमी है आपकी, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इस तरह से ये एरियाज है। भारतीय विद्या भवन, इसको हमारे यहाँ जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, या जिसको पहले आप एमएचआरडी कहते थे, इन्होंने भी रिकॉग्नाइज कर रखा है। तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है कंट्री का, उसमें जर्नलिज्म कोर्सेज को हम इस तरह से देखते हैं। दूसरा इशू आता है नॉमेनक्लेचर का। एक दौर था जब जर्नलिज्म कोर्सेज के नॉमेनक्लेचर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट, कहीं एमजे था, कहीं एमजे था, कहीं मास्टर्स इन साइंस इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन था।
डिफरेंट नॉमेनक्लेचर मिलते थे हमको। लेकिन अब यूजीसी ने 2015 में एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसके तहत पूरे देश में जर्नलिज्म कोर्सेज का नॉमेनक्लेचर एक कर दिया। अब आपको एमए, बीए इस नॉमेनक्लेचर के साथ कोर्सेज शुरू करने पड़ेंगे। एमए इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, एमए इन पब्लिक रिलेशंस, एमए इन ब्रॉडकास्ट मीडिया, एमए इन डिजिटल मीडिया, इस तरह के कोर्सेज। तो नॉमेनक्लेचर के उसमें यूजीसी ने यूनिफॉर्मिटी बनाई है। जहां तक कोर्सेज की बात है, कोर्सेज को लेके भी बहुत वैरायटी है। यूजीसी ने करीब मुझे यदि सही याद है तो 2000 में एक कमेटी बनाई थी जिसमें उन्होंने मास्टर्स के सिलेबस को फ्रेम किया था और वो सारी यूनिवर्सिटीज को भेजा था इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप अपनी जो लोकल नीड है उनको उसमें साथ जोड़ लें। मतलब ऐसा नहीं है, मैंडेटरी नहीं था कि वो ही कोर्स सारी यूनिवर्सिटीज पढ़ाएंगी, लेकिन ये उनसे एक्सपेक्टेड था कि ये जो मेजर पार्ट है वो उस कोर्सेज से लिया जाएगा। और अभी 3 साल पहले फिर एक कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन थे प्रोफेसर एमएस परमार, जो उस समय कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। और इंसिडेंटली मैं भी उसमें आई वाज आल्सो एसोसिएटेड एज द वन ऑफ द मेंबर इन द एक्सपर्ट कमेटी। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी सिलेबस बनाया था और वो भी इनकी वेबसाइट पर है। तो एक तरह से कोशिश की है कि सिलेबसेस को लेकर के भी एक नेशनल लेवल पे कहीं हम इस तरह का सोच पाए कि वो टीचिंग लर्निंग लगभग एक जैसी हो सके। लेकिन उसमें ये फ्रीडम थी कि आप अपनी लोकल नीड के हिसाब से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह से देश का मीडिया एजुकेशन जो है वो एक तरह से हमारे यहाँ पे इवॉल्व होता रहा। लेकिन अभी चैलेंजेस बहुत है, विशेषकर जो स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में मैंने ये महसूस किया है कि यूजीसी और जो फंडिंग एजेंसीज हैं, इवन स्टेट गवर्नमेंट हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है और इसके बेसिस पे उन्होंने अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया है। अपने यहाँ टीवी स्टूडियो बनाए हैं, कंप्यूटर लैब्स एस्टेब्लिश की हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के जो एक्ट बने हैं उसमें तो मिनिमम इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि इतने एरिया में कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, इतने बुक्स होने चाहिए। और जब यूजीसी की टीम जाती है, हम लोग जब जाते हैं तो उन सारी चीजों को देखते हैं, उसके बाद परमिशन मिलती है। तो एक सीमा तक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज बढ़ी हैं, लेकिन स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अभी तक उतनी वो जो टारगेट है पूरा नहीं कर पाए हैं। हाँ, एक चीज और याद आई मुझे, इसी के साथ एक दौर शुरू होता है जर्नलिज्म यूनिवर्सिटीज का। उधर 1965 में आईआईएमसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है। उस समय महसूस किया गया कि पूरे देश में कहीं एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे इस तरह के कोर्सेज शुरू किए जाएं और वहां पर इंसिडेंटली अभी तक डिप्लोमा कोर्सेज हैं। यूजीसी ने कमेटी बनाई थी जिसमें आईआईएमसी को एक यूनिवर्सिटी डिनोवा, मतलब एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां कन्वेंशनल कोर्सेज नहीं होंगे, कुछ लीक से हट करके, परंपरा से हट करके इनोवेटिव कोर्सेज जो हैं, तो वो कमेटी बनी थी। इंसिडेंटली उस कमेटी का मेंबर मैं भी था और हमने 5 एरियाज आइडेंटिफाई किए थे कि उस समय प्रोफेसर केजी सुरेश, जो इस समय माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो उस समय डीजी थे, तो उन्होंने इस दिशा में एफर्ट किए थे और अब संजय जी के पास उसका चार्ज है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में आईआईएमसी एक नेशनल यूनिवर्सिटी, जिस तरह से चाइना में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिकेशन है, तो होपफुली हमारे देश में भी नेशनल लेवल पे इस तरह की यूनिवर्सिटीज आईआईएमसी के माध्यम से, एक सपना है, हो सकता है आने वाले 2, 4, 5, 10 साल में वो पूरा हो। लेकिन सबसे पहले 91 में हमारे यहाँ भोपाल में एक यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होती है, माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। माखनलाल चतुर्वेदी फ्रीडम जो हमारा मूवमेंट था उसमें एक बहुत बड़ा नाम था। वो साहित्यकार भी थे, वो पत्रकार भी थे और वो क्रांतिकारी भी थे, रिवोल्यूशनरी भी थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जो फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन रहा, उसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने 1991 में एक यूनिवर्सिटी बनाई। इसके बाद छत्तीसगढ़ में रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाई गई और तीसरी यूनिवर्सिटी हमारे राजस्थान में है, हरिदेव जोशी जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी। हरिदेव जोशी हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर थे और जर्नलिस्ट भी रहे, फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने न्यूज़पेपर भी निकाले थे, उनकी मेमोरी में यूनिवर्सिटी बनाई थी। इंसिडेंटली यहाँ कुछ पॉलिटिकल इस तरह के प्रॉब्लम्स रही, चैलेंजेस रहे, तो वो यूनिवर्सिटी क्लोज कर दी गई
और पूरा का पूरा स्टाफ मेरे डिपार्टमेंट में मर्ज कर दिया गया जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। इसके बाद मेरे रिटायरमेंट हुआ, वो सारे टीचर्स वहां थे और उस समय की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया था। जब वापस सरकार चेंज हुई, कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को वापस रीओपन किया। तो आज की डेट में ये तीसरी स्टेट यूनिवर्सिटी है जो एक्सक्लूसिवली जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी है। तो कहने का मतलब यह है कि पिछले 100 सालों में जर्नलिज्म कोर्सेस को लेके कई एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। चैलेंजेस फैकल्टी को लेकर के हैं, चैलेंजेस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, चैलेंजेस टेक्स्ट बुक्स को लेकर के है। मुझे नहीं पता आपके मलयालम में कितनी टेक्स्ट बुक्स हैं जो इंडियन पर्सपेक्टिव में लिखी गई। मेरे ख्याल केरल के लिटरेसी रेट देश में सबसे ज्यादा है। मलयालम मनोरमा जैसे न्यूज़पेपर्स जिनका सिंगल एडिशन जो है मेरे ख्याल हाईएस्ट सर्कुलेशन है। तो जिस भाषा में इतना रिच ट्रेडिशन है, वहां जर्नलिज्म की टेक्स्ट बुक्स किस तरह की हैं मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि उस तरह का मेरा इंटरेक्शन कभी हुआ नहीं। लेकिन मैं कई स्टेट्स में गया हूं और चाहे मराठी की हम बात करें, चाहे हम उर्दू की बात करें, चाहे हम गुजराती की बात करें, जो ये रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इसमें टेक्स्ट बुक्स की बड़ी भारी प्रॉब्लम है। लेकिन अब जो नए टीचर्स आ रहे हैं वो इस दिशा में काम कर, इवन आज से 20 साल पहले हम लोग अंग्रेजी की बुक्स पर निर्भर थे और मैंने करीब करीब पूरी एक सीरीज निकाली हमारे यहाँ राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकेडमी से 11 बुक्स की सीरीज, और हिंदी में हमने इस तरह की एक रीडिंग मटेरियल या पाठ्य सामग्री तैयार की और आज भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए वो सामग्री बड़ी महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब ये है कि रीजनल लैंग्वेज के अंदर किस तरह से हम ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि अब हमने मराठी में पत्रकारिता शुरू कर दी, कोर्सेज शुरू कर दिए, हमने उर्दू में शुरू कर दिए, हमने बांग्ला में शुरू कर दिए, हमने संस्कृत में जर्नलिज्म, आईएनसी ने संस्कृत पत्रकारिता भी शुरू कर दी, उड़िया में शुरू हो गई। तो जब रीजनल लैंग्वेजेस में जर्नलिज्म शुरू हो रही है, हालांकि बेसिक प्रिंसिपल्स तो वही हैं, लेकिन स्टूडेंट पढ़े कहाँ से, उसको बेसिक जानकारियां। आपके कितने सारे चैनल्स आ गए हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस में हैं, न्यूज़पेपर हर स्टेट के अपने हैं, मैगजीन्स निकल रही हैं, सभी भाषाओं में निकल रही है। तो उसमें उनकी जो नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम किस तरह का लिटरेचर तैयार कर पाए। तीसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम एक और मैं फील करता हूं वो है रिसर्च जर्नल्स। आप मुझे पता नहीं, आप यहाँ हो सकता है पीजी के स्टूडेंट्स भी हों, वो रिसर्च में भी जाएंगे, अपना इसमें रिसर्च की भी बात एक आपने कॉम्पोनेंट रखा है। तो वो जो स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं उनको स्कोपस और यूजीसी केयर लिस्ट में अपने जर्नल्स में अपने जो रिसर्च पेपर्स है वो पब्लिश कराने हैं। जर्नलिज्म में ऐसे जर्नल्स का नंबर बहुत लिमिटेड है। तो प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट को या टीचर्स को जिनको अपने प्रमोशन करने हैं, उनको एक एक दो दो साल लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर जो रीजनल लैंग्वेज, फिर वो बात कहूंगा मैं कि अंग्रेजी माध्यम में यदि आप कर रहे हैं तो आपके पास फिर भी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन यदि आप रीजनल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, आप मलयालम में यदि रिसर्च कर रहे हैं, मुझे लगता है आपके यहाँ परमिशन होगी इस बात की, अब आपको रिसर्च पेपर है उसके छपाने के लिए आपके पास बहुत लिमिटेड चॉइस है, कहाँ पेपर छपाएंगे आप। हमारा हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है, उसके पास लिमिटेड चॉइस है। यूजीसी केयर लिस्ट में हार्डली 3 to 4 ऐसे जर्नल्स होंगे जो उसके लिए अवेलेबल है। तो ये मुझे लगता है कि दूसरा चैलेंज है। तीसरा ये जो एक और जो मुझे लगता है, हमारी यूनिवर्सिटीज में किस तरह का जो जो हमारा जो कहना चाहिए कि रिसर्च के लिए जो फैसिलिटीज है और जो हम सब्जेक्ट दे रहे हैं रिसर्च के लिए। देखिए जर्नलिज्म डिसिप्लिन जो है, इंसिडेंटली इसका बहुत तेजी से एक्सपेंशन हो रहा है। जर्नलिज्म एज ए डिसिप्लिन जिस तेजी से डेवलप हुआ है, तो एक तो ये हो रहा है कि इसका अभी तक हम एक उस तरह से विकसित डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जैसे सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है या ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट है। अभी तक ये सब्जेक्ट आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें एज ए सब्जेक्ट स्वीकार नहीं किया गया। कई जगह से डिमांड उठ रही है कि हम जब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम देते हैं तो वहां इसको एज ए सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज किया जाए। फिर फैकल्टी की बात है, फैकल्टी में बहुत वेरिएशन है, कहीं ये सोशल साइंस फैकल्टी में है, कहीं आर्ट्स फैकल्टीज में है, कहीं फैकल्टी ऑफ लिबरल आर्ट्स में है। तो ये जो वेरिएशन है इसने इस सब्जेक्ट को डिसिप्लिन के रूप में डेवलप होने में कई प्रॉब्लम्स खड़ी की है। फिर जो हमारे अदर डिसिप्लिन है, रिलेटेड एरियाज हैं, वहां भी ये सब्जेक्ट पॉपुलर हो रहा है। जैसे जब मैंने रिफ्रेशर कोर्स किए, मैंने ड्राइंग एंड पेंटिंग के लोगों को बुलाया, टीचर्स को बुलाया। क्यों? क्योंकि वहां पे एडवर्टाइजिंग की पढ़ाई हो रही है, मैनेजमेंट के अंदर ये पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई हो रही है, लिटरेचर हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर में
खूब पीएचडीज हो रही है जर्नलिज्म के सब्जेक्ट को लेकर के, जर्नलिज्म की हिस्ट्री को लेकर के है, उसके सोशो कल्चरल इम्पैक्ट को लेकर के है, सोशियोलॉजी में काम हो रहा है, हिस्ट्री में काम हो रहा है। और अब जो एक नया दौर आ गया है वो स्कूल लेवल पे भी जर्नलिज्म कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। एनसीईआरटी में उस मीटिंग में था आज से कुछ साल पहले, जब एनसीईआरटी ने स्कूल लेवल पे कोर्सेज शुरू किए। भारतीय शिक्षा बोर्ड, अभी उनके सिलेबस फ्रेमिंग कमेटी थी, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। अब हम वो लेसन राइटिंग का काम करवा रहे हैं, पूरी टीम बनी है। 9th 10th 11th 12th इन 4 क्लासेस के लिए अब हो ये रहा है कि जर्नलिज्म डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी से शिफ्ट करके स्कूल लेवल पर भी आ रहा है। तो सब्जेक्ट का एक्सपेंशन तो बहुत तेजी से हो रहा है, तो इसमें आपके अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नेशनल लेवल पर हमें एक ऐसी बॉडी बनानी पड़ेगी जो इनकी उस जो क्वालिटी और उसको कहीं रिव्यू कर पाए। क्योंकि जब रिसर्च की बात आती है, मैं देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहा, अमूमन जो सब्जेक्ट लिए जा रहे हैं उनमें बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत जनरल नेचर के हैं। आज जिस तरह का तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर के कोई ऐसी साइंटिफिक स्टडी या उस तरह का काम किया जाए जो मीडिया को या इंडस्ट्री को अपनी पॉलिसी फ्रेम करने के लिए हेल्प कर सके। इसीलिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बात करती है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। आने वाले दौर में वो जो फाउंडेशन है वो रिव्यू करेगा आपके इस रिसर्च वर्क को कि रिसर्च वर्क कितना सोशली रिलेवेंट है। आज देश का कितना बड़ा रिसोर्सेज, लाखों करोड़ों रुपया रिसर्च पे खर्च हो रहा है, लेकिन उसका आउटपुट कितना है। वो रिसर्च, हालांकि यूजीसी ने शोध गंगा नाम की वेबसाइट तैयार कर दी है जिसपे आप सारी रिसर्च का एक्सेस आपके पास है, लेकिन वो रिसर्च केवल शोध गंगा में या लाइब्रेरीज में ही जमा हो गया है या उसका कहीं कोई इम्पैक्ट हो पा रहा है, इसकी भी कहीं ना कहीं स्टडी की जानी चाहिए। तो रिसर्च को लेके, क्योंकि हम अभी एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन डेवलप नहीं हो पाए हैं, तो हमारी जो रिसर्च की मेथोडोलॉजी है वो ज्यादातर सोशियोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है उस पर बेस्ड है। तो लेकिन एक सब्जेक्ट के रूप में पिछले 25-30 सालों में ये काफी पॉपुलर हुआ है। नए जो रिसर्चर हैं वो इस फील्ड में आ रहे हैं और यूनिवर्सिटीज में ये कोर्स पॉपुलर हो रहे हैं। हालांकि जर्नलिज्म के अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं, वो अलग एक डिस्कशन का विषय हो सकता है, लेकिन एज ए सब्जेक्ट जिस तरह से पॉपुलर हो रहा है और ये जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें जिस प्रकार से हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि जर्नलिज्म भी एक नए स्वरूप में उभर करके आएगा। एक लास्ट में एक बात और जोड़ना चाहूंगा, वो है मीडिया लिटरेसी की। क्योंकि अब हम बात करने लगे हैं मीडिया लिटरेसी की कि भाई जिस तरह से ये मैसेजेस आ रहे हैं, जिस तरह से जो मटेरियल है, जो सामग्री परोसी जा रही है न्यूज मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल्स या इनके माध्यम से, उसको हमारा रीडर, हमारी ऑडियंस ट्रांसलेट कर पाए सही पर्सपेक्टिव में। क्योंकि हर व्यक्ति किसी किसी तरह से कंज्यूमर मीडिया का, तो इस मीडिया के प्रति एक राइट अप्रोच कहीं एक हम डेवलप कर पाए, विकसित कर पाए, वो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे लगभग 20-25 मिनट का समय दिया गया था अपनी बात कहने के लिए और मुझे लगता है जो भी हमारे मित्र इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो हिंदी भाषा को लेकर के आप में कितना उसकी अंडरस्टैंडिंग है और जिस प्रभाव के साथ हम लोग यहाँ बात करने के अभ्यस्त हैं, जिस रूप में भी समझे हों, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो हमारे नॉन हिंदी स्टूडेंट्स हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए जो कुछ मैंने कहा है उसकी 5-7-10 मिनट में यदि वो बता पाएं तो बहुत आभारी रहूंगा। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. And on behalf Right, of thank the School of Arts and Science, we express a heartfelt gratitude to you for being here and for giving us such an informative session, sir. Thank you so much. Right, thank you, thank you.